गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITube क्लासेस। दोस्तों आज है सितंबर 1, 2021, बुधवार का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आज यहाँ पे लेके आया हूँ। बहुत सारे टॉपिक आज देखिए मैंने आप लोग के लोगों के लिए चूज़ किए हैं, लेकिन हर टॉपिक की मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी इनमें से मोस्टली टॉपिक जो है रिपीटेड हैं, कल परसों या उससे पहले आते रहे हैं न्यूज़पेपर में, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पे ऐड किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको ले रहा हूँ। अदरवाइज हम इसको इस तरह से करने की कोशिश करेंगे ताकि एक कम समय में आपको पूरे इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पे मिल जाए। चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा GS पेपर 2 से इंडिया तालिबान की फ्रेंडशिप के बारे में है। दोनों दोस्तों में दोस्त तो नहीं थे, खैर अब दुश्मन थे, लेकिन उनमें फ्रेंडशिप हो गई है। देखिए जैसे ग्राउंड पे रियलिटी है ऐसे ही इंडिया का जो है यहाँ पे एक्शन रहा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या यहाँ पे नई डेवलपमेंट की गई है। दूसरा जो है वो भी GS पेपर 2 से करेंगे। रशिया और चाइना ने दोस्तों इंडिया को अपोज किया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो इंडिया को एक झटका भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि रशिया तो हम इंडिया का पुराना दोस्त है बहुत सारा, है ना, पहले पहले भी हम लोगों की हेल्प करता रहा है। और इस तरह से रशिया ने अगर इंडिया के अगेंस्ट में वो एक्शन लिया है तो देखेंगे हम लोग ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसकी नौबत यहाँ पे आ गई है। चलिए अगली जो न्यूज़ हम लोग करने वाले हैं GS पेपर 3 से कवर करेंगे। GDP ग्रोथ गुड और वर्स। अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं जिसमें इंडिया की दिखाई गई है कि GDP ग्रोथ इंडिया में हो रही है, लेकिन क्या ये GDP ग्रोथ प्लस है या माइनस है, इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगली जो न्यूज़ रहेगी दैट वुड बी फ्रॉम द GS पेपर 2, हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ द जुडिशरी। ऐसा कुछ हुआ है इंडियन जुडिशरी में जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। किस खास मोमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगला देखेंगे GS पेपर 2 में व्हाट टू हैपन विद द अफगान्स इन इंडिया। दोस्तों बहुत सारे अफगान नेशनल्स जो हैं वो इंडिया में रह रहे थे पहले से ही अलग अलग काम को लेके, उनका अभी क्या होगा, उनकी फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, इसके बारे में इंडिया का एक्शन लेगा, इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। GS पेपर 3 और 2 का ही हम पार्ट करेंगे। कोविड एंड द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स। बहुत सारे स्टेट्स ने स्कूल को ओपन कर दिया है, क्या ये फैसला सही है या गलत है, और इसके बारे में थोड़ा डायमेंशन में जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा यूरोपियन यूनियन डिनाइड हेल्प टू अफगान। भैया यूरोपियन यूनियन ने अफगान्स को हेल्प देने से यहाँ पे मना कर दिया है। देखेंगे हम ये पूरे का पूरा मामला क्या है, यूरोपियन यूनियन ने ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे GS पेपर 2 से न्यू भारत सीरीज। ये जो व्हीकल्स जो लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ये एक वो यहाँ पे स्टेप लिया गया है और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये सब लिया गया है, तो इसको भी हम लोग देखना रहेगा यहाँ पे क्या है ये क्या नहीं है, क्या क्या आम आदमी को इससे बेनिफिट हो सकता है। अगला देखेंगे लोन गारंटी स्कीम के बारे में, सरकार ने स्कीम चलाई है। और फिर एंड में करेंगे हम लोग कोर सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया। ये कोर सेक्टर क्या होता है, इसकी ग्रोथ का क्या इंप्लीकेशन होता है, कौन इसको मेजर करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम लोग करेंगे एक एडिटोरियल जिसमें मैं आपको तालिबान और इंडिया की रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। जो लोग हमारे चैनल पे यहाँ पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन एक गारंटी हम यहाँ पे देते हैं, हमारे चैनल से आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी प्रेपरेशन में हम पॉजिटिवली आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप इंस्टाग्राम के हमारे इस पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, ITube classes_UPSC। इसी नाम से जो है टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा ग्रुप है। सुबह सुबह हम आपके लिए न्यूज़पेपर और करंट अफेयर वहां पे अपडेट कर देते हैं, तो रोज के न्यूज़पेपर की आपको झंझट नहीं, आप हमारे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से अपना न्यूज़पेपर कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। और अगर आप हमारे इस कोर्स को, हमारे एफर्ट्स को, हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पैसा यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। UPI, गूगल पे और पेटीएम, जहां भी आप कमेंट करें, जितना भी पैसा आप यहाँ पे डोनेट करके हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो, ताकि आपके लिए बढ़िया बढ़िया फ्यूचर में हम लोग कंटेंट लेके आते रहें। तो दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक हैं, लेकिन आज के न्यूज़पेपर की मैं शुरुआत करने वाला हूं डायरेक्ट एडिटोरियल से, ठीक है, क्योंकि कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडिटोरियल देखते हैं, तो उनके लिए है ये। आप डायरेक्ट एडिटोरियल में आइए, और अगर आपको सेपरेट कोई चैप्टर्स पढ़ने होते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प हम लोग दे देते हैं, आप वहां पे टाइम स्टैम्प में जाके जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसके ऊपर क्लिक करिए और वो टॉपिक आप वहां पे देख सकते हो। चलिए देखते हैं इंडिया और तालिबान का रिलेशन किस तरह से, यहाँ पे अभी पूरा मामला क्या चल रहा है। रिपीटेड है, बहुत सारी डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता है। देखिए
कुछ समय पहले तालिबान को लेकर इंडिया का स्टैंड क्या था? आप सभी को पता है कि तालिबान के साथ इंडिया के रिलेशन कभी भी सही नहीं थे। पहले भी जब तालिबान पावर में आया था तब भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। 1996 में लास्ट टाइम तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पावर में आया था और 1998 में इंडिया का जो एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और इसको कंदाहार में रखा गया था। उस समय इंडिया ने जो है 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट को उन्होंने छुड़वा लिया था। इंडिया ने छोड़ दिए थे जो इंडिया की जेल में बंद थे और इन्हीं में से एक जो टेररिस्ट हैं भैया वो हैं जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े चीफ। खैर वो सारे का सारा मामला तो हिस्टोरिकल है, कभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन तालिबान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं थे। तालिबान इंडिया के लिए वही एटीट्यूड रखता था जो यूएसए रखता था, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारी जो पॉलिसी है ना वो यूएसए के अकॉर्डिंग ही चलती थी। वो इंडिया का स्टैंड था पहले कि इंडिया में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ पार्लियामेंट में कहा था कि हम किसी भी ऐसी फोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी ऐसे ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अफगानिस्तान के अंदर जिसने वहां पे फोर्स के थ्रू आया है। क्योंकि देखिए इंडिया हमेशा से ही डेमोक्रेसी को फॉलो करता है और इंडिया पसंद करता है कि कोई वहां पे प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू आए। लेकिन अभी समय चेंज हो गया है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल हो गया है, तो इंडिया ने अभी अफगानिस्तान के अंदर के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इंडिया ने मिसकैलकुलेशन किया था। इंडिया को बिल्कुल भी नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया को ही नहीं लगा था, लेकिन इंडिया को बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि अफगानिस्तान इतना जल्दी, जो अफगानिस्तान में तालिबान इतना जल्दी टेक ओवर कर लेंगे। इसलिए जो है हम लोगों को अपने प्रॉपर एक्शन लेने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। एक्चुअली सही बात तो ये है। दूसरी बात, अभी अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है पंजशीर वैली, जो अभी तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। अब अफगानिस्तान के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर साले, वो पंजशीर वैली में चले गए हैं। आपको दिखा देता हूं पंजशीर वैली की लोकेशन। देखिए ये यहाँ पे आता है आपका हिंदू कुश की पहाड़ियां। हिंदू कुश की पहाड़ियों में ही एक यहाँ पे छोटी सी वैली है जिसे कहा जाता है पंजशीर वैली। ये इसकी खास बात यह है कि चारों तरफ से ये पहाड़ों से ढकी हुई है और बीच में छोटा सा इसका एक रास्ता होता है जिसको जो है आप कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो पहाड़ों से कोई नहीं आ सकता। दोस्तों पंजशीर वैली इतनी जबरदस्त जगह है ना कि जब यहाँ पे 10 साल तक रशियंस रहे, रशियंस भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तालिबान भी कभी भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी जो है पंजशीर वैली ही सिर्फ एक ऐसी जगह है और पंजशीर वैली में जो भी अभी जो लड़ाके हैं उनको सपोर्ट मिलता है ताजिकिस्तान से, उनको सपोर्ट मिलता है ताजिकिस्तान से। तो यही एक ऐसी जगह है। इसका मतलब ये है कि अभी ऐसा कोई नजर हमें नहीं आता कि पंजशीर वैली के जो लड़ाके हैं जो तालिबान के अगेंस्ट में वो विक्ट्री हासिल कर लेंगे। एनीवेज डिपेंड करता है एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर और ताजिकिस्तान की हेल्प के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके अलावा एक और तरीका और है। 1997 में तालिबान ने जब वहां पे रूल किया था तब वहां के कुछ लोगों ने तालिबान के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। अगर अभी वहां पे रिवोल्ट हो जाता है तो तालिबान की पोजीशन वहां पे वीक हो जाएगी, लेकिन इसका चांस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि जो नॉन पश्तून पॉपुलेशन है अभी अफगानिस्तान के अंदर, वो भी भैया पुरानी सरकार से काफी परेशान हो चुकी थी और इसके चांसेस काफी कम है कि नॉन पश्तून लोग वो रिवोल्ट के लिए खड़े होंगे। देखिए मोस्टली जितने भी ये तालिबान के टेररिस्ट हैं ना वो सब पश्तून हैं, पश्तून। और ये पश्तून पॉपुलेशन बेसिकली आपको नजर आती है ये ईस्टर्न अफगानिस्तान के अंदर, और बहुत सारे पश्तून आपको पाकिस्तान में भी मिलते हैं। इसीलिए जो तालिबान के जो लड़ाके हैं इनको पाकिस्तान से खूब सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के इस जगह पे ये क्वेटा और थोड़ा जो बलूचिस्तान वाला जगह है यहाँ पे पश्तून लोग इनको खूब सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे अटैक वगैरह करके ना पाकिस्तान में भाग के आ जाते हैं, पाकिस्तान वाले इनको सपोर्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ी समस्या है यहाँ पे। अब देखना ये रहेगा कि जब तालिबान ने वहां पे कंट्रोल कर लिया है तो तालिबान के अप्रोच के अंदर क्या चेंज आता है। देखिए जब 20 साल पहले तालिबान ने वहां पे, 20 साल पहले कुछ और सिचुएशन थी, है ना, दुनिया अलग थी, अलग सोचती थी। लेकिन 20 साल उन बातों को हो गए हैं, तो क्या तालिबान अभी भी अपनी 20 साल पुरानी पॉलिसी को ही यहाँ पे कंटिन्यू करेगा? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तालिबान भी चाहता है कि दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, इसलिए तालिबान के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज्यादा आई वुड से कि चेंज करने के लिए तैयार है वो, क्योंकि वो चाहता है कि देखिए उनको भी पता है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है, तो वो भी चाहते हैं कि वो उनको एक्सटर्नल यूरोप से, अमेरिका से, इंडिया से, दूसरी जगह से हेल्प उनको मिलती रहे, इसलिए वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। और तालिबान के अंदर जो फ्लेक्सिबल लीडरशिप है वो चाहते हैं कि उनको यूनाइटेड नेशन के अंदर सीट मिले,
उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, जिसके लिए वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है तालिबान में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं, जो 20 साल पहले का तालिबान था वो उसको ही सपोर्ट करते हैं। अभी ये बड़ा देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि तालिबान कितना स्टेबल रह पाता है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके लीडर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं, आपस में अलग अलग गुट इनके बन जाते हैं। तो क्या तालिबान ये कंट्रोल कर पाएगा, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। और ऊपर से तालिबान ने बोला है इंडिया को कि आप हमसे डरिए मत, हमारे साथ बातचीत जारी रखिए इंडिया वाली पोजीशन में। लेकिन इंडिया अभी जो है तालिबान के साथ डायरेक्ट बातचीत करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। हालांकि हम लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। इंडिया बेसिकली अभी जो है वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी को यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि तालिबान ने जो हमसे प्रॉमिस किया है क्या वो उसको ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। तो इस तरह की टर्म्स को आप अपने एग्जाम में भी मेंशन कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक पेशेंस मतलब इंडिया अभी स्ट्रेटेजिकली पेशेंस वाली पोजीशन में है। और तालिबान ने कहा इंडिया को कि आप जो है कि हमें इंडिया की हेल्प चाहिए तालिबान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। अभी वो बंद हो गई हैं क्योंकि इंडिया तो ऑफ कोर्स वहाँ पे वीक पड़ गया है, वो हमारा पॉइंट। एनीवेज तो तालिबान चाहता है कि इंडिया वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन वाला काम वहाँ पे करना चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये लास्ट वाला पॉइंट है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान की लैंड जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज की जाए, क्योंकि बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया या फिर आपका जो है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्टिव रहती हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया है ना, कि ये इंडिया के अंदर जो है इंडिया के अगेंस्ट में एक्टिविटी करें। तो सबसे बड़ा इंडिया का कंसर्न यही है ना, कि ये एक्टिविटी ना कर पाए, जिसको लेके हम लोगों ने तालिबान से भी बातचीत शुरू की है। तो ये पूरा मामला यही निकल के आता है। बाकी कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। द एस्टेब्लिशमेंट ओपन कॉन्टैक्ट विद द तालिबान विल नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू द एक्टिवली वेलकमिंग अफगानिस्तान। मतलब कहने का ये है कि आप तालिबान के साथ भी एंगेजमेंट करिए और दूसरी तरफ जो अफगान लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चल सकती हैं और इंडिया को यही पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो ये था पूरा एडिटोरियल। हालांकि आप सभी को ये सारी चीजें पता है, लेकिन वो थोड़ा सा रिवाइज मैंने आपको करवा दिया, थोड़ा ब्रशअप करने के लिए आपकी मेमोरी को। चलिए ठीक है, अभी आते हैं हम लोग प्रॉपर अपने आर्टिकल्स के ऊपर। पहला आर्टिकल आपको नजर आ रहा होगा, वो कह रहा है कि इंडिया तालिबान मेक फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्टैक्ट आफ्टर लास्ट यूएस ट्रूप लीव अफगानिस्तान। भैया इंडिया ने अभी वहां की सच्चाई को रिकॉग्नाइज कर लिया है। इंडिया तालिबान के साथ एंगेज होना चाहता है और इसीलिए हमारे जो एम्बेसडर हैं कतार में मिस्टर दीपक मित्तल, वो मिले हैं किससे? शेर मोहम्मद अब्बास स्टैंकजी। ये तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड हैं दोहा के अंदर। दोहा में कतर में तालिबान का एक ऑफिस है। अगर किसी को तालिबान से डायरेक्ट बातचीत करनी होती है तो अफगानिस्तान थोड़ी जाएंगे, वो कहाँ जाते हैं? दोहा जाते हैं। दोहा उनके ऑफिसर्स के साथ वो बातचीत करते हैं। तो इंडिया से के एम्बेसडर दीपक मित्तल उनसे मिले हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बातचीत वहां पे की है। देखिए अभी भी कई सारे इंडियन नेशनल्स जो हैं, या आप समझ लीजिए कि जो माइनॉरिटीज हैं, सिख हैं, वो वहां पे फंसे हुए हैं। तो इंडिया चाहता है कि उनकी हेल्प करे, उनको वहां से इवैक्यूएट कर सकता है। इंडिया ने उनसे ये बोला है कि जो अफगानिस्तान की सोइल है उसको आप इंडिया के अगेंस्ट में यूज मत करने दीजिए। हालांकि इन्होंने तालिबान ने विश्वास दिलाया इंडिया को कि तालिबान जो अफगानिस्तान की लैंड को इंडिया के अगेंस्ट में यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बड़ा थोड़ा सा ना भी सोचने वाली बात है, फ्यूचर में क्या होगा कि नहीं होगा। वैसे भी जो ये मोहम्मद अब्बास टैंकजी है ना भैया, इनके इंडिया के साथ काफी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। आप सोचोगे सर वो कैसे, तालिबान के लीडर के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसे हो गए? देखिए बताता हूँ। 20 साल पहले मतलब 20 साल पहले नहीं, 1980 में, 40 साल हो गए हैं। 40 साल पहले ये जो मिस्टर शेर मोहम्मद अब्बास जो स्टैंकजी थे, ये जब यंग हुआ करते थे, जवान लड़के हुआ करते थे, तो उस समय ये इंडिया में देहरादून में आए थे। और देहरादून में जो IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग की थी। बाद में इनका दिमाग खराब हो गया और ये तालिबान की तरफ चले गए। हालांकि ये इंडिया की पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ठीक है, तो वो पूरे का पूरा मामला यहाँ पे नजर आता है। अगला जो टॉपिक है, ये भी हम लोग GS पेपर 2 से ही है कि इंडिया इन चेयर UNSC अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन ऑन तालिबान, रशिया एंड चाइना अब्सटेन इंडिया। रशिया और चाइना ने यहाँ पे इंडिया के रेजोल्यूशन का साथ नहीं दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपको पता है कि इंडिया फिलहाल प्रेसिडेंट है। मतलब कल जो है इंडिया की प्रेसिडेंसी चली गई। आपको पता है कि UNSC के अंदर 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर था, जिसकी और इंडिया 1 महीने के लिए इसका प्रेसिडेंट था। उसके बाद जो है दिसंबर 2022
2022 में दोबारा से इंडिया 1 महीने के लिए इसका प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर तालिबान को लेके, जिसमें रशिया और चाइना ने अब्सटेन किया, मतलब उन्होंने यहाँ पे वोटिंग नहीं की। उसके अलावा जो यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, इन्होंने इसमें वोटिंग किया और फाइनली तालिबान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है अ प्रॉपर लेजिटिमेट फोर्स इन अफगानिस्तान। मतलब फ्रांस, यूके और यूएसए ने इंडिया के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और फाइनली उन्होंने तालिबान की फेवर में, फेवर इन द सेंस आप ये कह सकते हो, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि तालिबान अभी एक प्रॉपर फोर्स है अफगानिस्तान के अंदर। अब आप ये समझोगे कि रशिया और चाइना ने इंडिया को क्यों सपोर्ट नहीं किया इस मामले में। देखिए, रशिया ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि रशिया का ये कहना है कि ये जो रेजोल्यूशन पेश किया गया है इंडिया के द्वारा, ये वेस्टर्न पावर के फोर्सफुली किया गया है। और चाइना का ये कहना है, देखिए चाइना में एक प्रोविंस है जिसे कहा जाता है जिंगजियांग, है ना। अगर देख लिए आप, यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है। तो चाइना का एक जिंगजियांग प्रोविंस है जहाँ पे कुछ जो है फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाइना से अलग होने की बात करते हैं। चाइना उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बोलता है ना। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान नाम है उसका ऑर्गेनाइजेशन का। चाइना ने ये कहा कि इंडिया ने अपने रेजोल्यूशन में ईस्ट तुर्कमेनिस्तान का नाम नहीं लिया है। देखिए, चाइना भी कंसर्न्ड है, चाइना भी डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिनजियांग की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तालिबान की हेल्प करके चाइना के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। क्योंकि इंडिया ने उसका नाम नहीं लिया है, इसी वजह से चाइना ने इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। और रशिया ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि रशिया का कहना है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर था और जल्दबाजी में जो है इस रेजोल्यूशन को यहाँ पे डाला गया है, इसलिए रशिया और चाइना ने इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया है। खैर, वो जो भी रहेगा फ्यूचर में और इसमें देखना रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है क्वार्टर वन का मतलब देखिए साल में ना 4 क्वार्टर होते हैं, है ना। तो उनमें से मतलब एक क्वार्टर, पहले क्वार्टर के अंदर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 20.1% नजर आई है। देखिए, देखने में कितनी ज्यादा लग रही है 20.1% जीडीपी ग्रोथ, लेकिन अभी भी प्री कोविड लेवल से ये काफी ज्यादा नीचे है। प्री कोविड कब हुआ था? मार्च 2020 में। अभी भी हमारी जीडीपी ग्रोथ उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। आप बोलोगे सर 20.1% तो जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 24% श्रिंक हो गई थी, माइनस में चली गई थी। तो इतने नीचे लेवल से अगर आप ग्रोथ करते हो तो 20% बहुत ही ज्यादा कम नजर आती है। लेकिन अब एब्सोल्यूट फिगर में देखते हो तो अच्छा नजर आता है। ये इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट की वजह से इंडिया की जीडीपी इतनी ज्यादा हाई नजर आ रही है, हालांकि अभी भी प्री कोविड लेवल से हमारी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि पहले 24% वो डाउन चली गई थी। ठीक है, तो यही थोड़ा रीजन है। हालांकि डेफिनेटली क्योंकि सेकंड जो वेव है इसका इंपैक्ट थोड़ा कम हुआ है और इकोनॉमी थोड़ा सा खुलना शुरू हुई है, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ नजर आएगा फ्यूचर में जो है और ज्यादा डेफिनेटली इसको ये ऊपर होने वाला है, क्योंकि आईएमएफ ने और आरबीआई ने इंडिया का जो ग्रोथ है 2021-22 के लिए वो 9.5% उसको यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है। अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो, अगर देखिए थर्ड वेव आएगा तो यार फिर से समस्या यहाँ पे डेफिनेटली होने वाली है। अगली जो न्यूज होने वाली है वो आने वाली है सुप्रीम कोर्ट से। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक साथ 9 जजेस ने ओथ लिया है, मतलब शपथ ग्रहण की है। पहले लाइफ में, मतलब हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसमें एक और हिस्टोरिकल बात वो ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 वुमेन जजेस हैं, ये भी पहली बार हो रहा है। इतनी जजेस कभी भी यहाँ पे पहले नहीं थी, जिनमें से जो एक जज हैं अभी बीवी नागराथना, भैया ये 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाली हैं। तो कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट यहाँ पे हुए हैं। पहली बार सीजीआई बनेंगी एक वीमेन, दूसरी बार 9 जजेस ने अपॉइंटमेंट ली है, और तीसरी बार 4 महिला जजेस अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। और इसके साथ साथ अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ हो गई है 33 जजेस इंक्लूडिंग सीजीआई। आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन क्या बताना है? आपने मुझे ये बताना है कि कोलेजियम सिस्टम के अंदर जो है कितने मेंबर होते हैं। एक तो आपके लिए क्वेश्चन ये है प्रीलिम्स के लिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है। तीसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जो सीजीआई हैं, जो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये जो कोलेजियम सिस्टम है वो कब स्टार्ट हुआ था।
आपको वो ईयर मुझे बताना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं प्रीलिम्स में एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। कॉलेजियम सिस्टम वो होता है जिसके तहत हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाता है या फिर एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम ये किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताओगे। एक ये जो है गवर्नमेंट बैक्स न्यू आईटी रूल्स दे एम्पावर ऑडियंस, देखिए रिपीटेड आर्टिकल है, कल भी था परसों भी था, तो रिपीटेड को तो मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ। देखिए एक और आर्टिकल जो है वो भी अफगान लोगों को लेके ही है। अफगान्स इन इंडिया डिफेंस इंस्टीट्यूट्स कैन फिनिश ट्रेनिंग लाइकली टू गेट हेल्प टू सीक रिफ्यूजी स्टेटस। सीक का मतलब होता है सर्च करना, डिमांड करना, आस्क करना, मांगना, उसका मतलब होता है सीक, ढूंढना। तो सीक के बहुत सारे मतलब हैं, आप किसी भी सेंटेंस में इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। देखिए इंडिया में जो नेशनल एकेडमी का है, जो एनडीए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो है, और ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी जो है, इनमें अफगान ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से ट्रेनिंग करने के बाद वो फाइनली अफगान फोर्सेस में जाके ज्वाइन करते हैं। अभी इंडिया में जो है 120 के लगभग अफगान नेशनल्स यहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब इनकी फैमिली तो अफगानिस्तान में है, ये तो इंडिया में है। अब अफगानिस्तान की सरकार क्योंकि नहीं रही, उसके बावजूद भी इंडिया ने बोला है कि ये ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे। एक बार जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद ये दूसरी कंट्रीज में रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस समय दुनिया में 80 से ज्यादा कंट्री जो है अफगान्स को रिफ्यूजी प्रोवाइड करवा रही हैं। तो इंडिया ने ये कहा है कि जब एक बार इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, इंडिया वाले भी इनकी हेल्प करेंगे रिफ्यूजी स्टेटस दिलवाने में दूसरी कंट्री में। देखो वो इंडिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जहां उनका मन करे वो वहां के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दुनिया में लगभग 98 कंट्री ऐसी हैं जो उनको अभी रिफ्यूजी स्टेटस देने के लिए तैयार हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला था दोस्तों। खैर इनकी ट्रेनिंग अभी पूरी होगी। इनके जो फैमिली मेंबर्स थे अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने भी अलग अलग कंट्रीज में रिफ्यूजीज के लिए अप्लाई किया है। लेट्स सी क्या रहेगा। हालांकि इंडिया ने अभी खुल के नहीं कहा है रिफ्यूजी वाले स्टेटस को लेके, लेकिन हाँ इंडिया ने ई वीजा इशू किया है। ई वीजा लेके कोई भी अफगान नेशनल अगर उसको ई वीजा मिलता है तो इंडिया में आके विजिट कर सकता है। तो ये पूरे का पूरा मामला था, यहाँ पे आपको देखना रहेगा। और ये जो स्कैंजी वाला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, वो भी देहरादून से उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। तो ये तो एडिटोरियल आज का हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उसके अलावा एक और जो आर्टिकल है वहां पे ये है लॉस्ट लेसन्स। ये जो है वो स्कूल्स को ओपन करने के लिए, आपको पता है कि इंडिया स्कूल्स ओपन कर रहा है और काफी ज्यादा लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, है ना। लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो स्टूडेंट थे और जो टीचर थे उनमें जो है क्राइसिस आ गया। क्राइसिस ऐसा आ गया कि जो टीचर ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए तो वो तो जॉबलेस हो गए, और ऐसे स्टूडेंट भी बहुत सारे थे जिनके पास ऑनलाइन जो गैजेट्स नहीं थे, नेटवर्क नहीं था, वो सारी सारी चीजें। तो ऐसा सर्वे में बोला गया है कि 320 मिलियन, समझ रहे हो, मतलब 32 करोड़, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। 32 करोड़ चिल्ड्रन इंडिया में दे हैव नॉट स्टेप्ड इनटू द क्लासरूम फॉर टू मोर देन 2 years। भैया 2 साल, एक डेढ़ साल से वो स्कूल में नहीं गए हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। जिनमें से वास्ट मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नो मींस टू एंटर द डिजिटल क्लासरूम, मतलब 332 करोड़ 332 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं गए, जिनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो डिजिटल क्लासरूम को भी ज्वाइन नहीं कर पाए। और जिन्होंने डिजिटल क्लासरूम ज्वाइन किया भी है ना, उनको भी कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि फिजिकल क्लासरूम को ऑनलाइन क्लासरूम बिल्कुल पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक सर्वे किया था, उन्होंने ये पाया था कि स्कूल ना जाने की वजह से बच्चे अपनी एबिलिटी खोते जा रहे हैं। 92% बच्चों ने किसी ना किसी लैंग्वेज को लेके अपनी एबिलिटी खो दी है, और 82% बच्चे ने अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी खो दी है, मतलब वो अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने लैंग्वेज अपनी कैपेसिटी खो दी है। जैसे स्कूल में होता है ना, आप 2 सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे आपकी मेन लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश पढ़ते हो या मराठी पढ़ते हो, तो सेकंड लैंग्वेज की एबिलिटी हमारे यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का ही नुकसान नहीं हुआ है बच्चों, इमोशनल लॉस्ट भी हुआ है बच्चों को, क्योंकि फ्रेंडशिप और सोशल स्किल्स बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल में होते थे वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, compete करते थे, है ना, कूद फांद करते थे, गप्पे लड़ाते थे। इसकी वजह से उनको सोशल स्किल डेवलप होते थे, फ्रेंडशिप डेवलप होती थी और इमोशनली उनको सपोर्ट मिलता था। लेकिन इसकी वजह से वो भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे बच्चों को मिड डे मील नहीं पढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल भी उनका जो है इम्पैक्ट हुआ है डेफिनेटली। और बहुत सारे जो गरीब फैमिली के लोग थे, क्योंकि बच्चे तो उनके स्कूल में जा नहीं रहे हैं, तो चाइल्ड लेबर और मैरिज, अर्ली मैरिज भी, इसके ट्रेंड भी इंडिया में बढ़े हैं, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न का विषय यहाँ पे दोस्तों है।
हालांकि स्कूल तो आप खोल दोगे, लेकिन उसके भी अलग अलग चैलेंजेस हैं। आप स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल का कैसे फॉलो करेंगे, ये भी यहाँ पे बड़ा एक देखने वाला मुद्दा रहेगा। और जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं, आप उनको स्कूल में कैसे बुलाओगे, कैसे उनको कन्विंस करोगे, वो भी देखने वाला मुद्दा यहाँ पे रहेगा। और जो बच्चों का सिलेबस पीछे छूट चुका है, आप उसको कैसे ब्रिज करोगे, स्किल कैसे ब्रिज करोगे, ये सारे के सारे मुद्दे यहाँ पे देखने लायक हैं। खैर, अभी स्कूल खुल गए हैं तो सरकार को इसमें कुछ करने की जरूरत यहाँ पे है। उसके अलावा एक और एडिटोरियल है जो आपको मैं रिकमेंड करता हूं, ट्रूथ अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन। ये स्कीम के बारे में हमने कल या परसों किया था कि सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे 6 लाख करोड़ रुपए अरेंज करने का जुगाड़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया ने प्रोजेक्ट करने की बात की है। कि जो इंडिया में ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स थे, ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि जिनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी, बंद पड़े थे, उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है। तो प्राइवेट सेक्टर जब इसके अंदर इनवाइट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो इंडिया को बहुत सारा पैसा, मतलब 6 लाख करोड़ रुपए सरकार अरेंज कर सकती है। तो इसको लेके पूरा है, हरदीप एस पुरी जी हैं और हमारे जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आप इनकी इस आर्टिकल को पढ़ के थोड़ा इंफॉर्मेशन जानकारी ले सकते हो। ठीक है जी। चलिए, अगली जो न्यूज आती है वो आती है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन दोस्तों हमेशा से ही जो, चलिए आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओगे कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री होती हैं? 25, 26, 27 और 28। दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। यूरोपियन यूनियन दोस्तों एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कुछ कंट्रीज का जो ह्यूमन राइट्स को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव रहता है ना, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वो चीजें बोलते हैं ना, उसको अप्लाई नहीं करते हैं। 2015 में क्या हुआ था, जब सीरिया में क्राइसिस हुए थे, तो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी सीरिया से भाग के यूरोप चले गए थे, जिसकी वजह से यूरोप में जो है एक माइग्रेशन का क्राइसिस आ गया था। कुछ कंट्री ने तो इनको अडॉप्ट किया था, जैसे जर्मनी ने इनको वेलकम किया था, लेकिन कुछ कंट्री जैसे पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इनको वेलकम नहीं किया था। तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज अभी ये डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वही क्राइसिस उनको रिपीट करना पड़े। अभी लगभग 1 लाख के लोग अफगानिस्तान से यूरोप के अंदर एज अ रेफ्यूजी उन्होंने एंट्री किया है, जिसमें से 40,000 लोगों को तो खाली जर्मनी ने ही एक्सेप्ट किया है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती चली जा रही है, वैसे तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज की, तो उनको यंग वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, तो इसीलिए वो रिफ्यूजीज को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज का ऐसा भी मानना है, जैसे डेनमार्क और चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, उनका कहना है कि हम मुस्लिम्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जो क्रिश्चियंस वैल्यू है उनको खतरा यहाँ पे है। ऐसा भी हो सकता है कि माइग्रेंट्स के आने की वजह से कुछ लोगों वहाँ पे डेमोग्राफी के सिक्योरिटी को भी चैलेंज वहाँ पे हो सकता है। हालांकि अफगान मूवमेंट, चिल्ड्रन, जजेस, जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को वो लोग वेलकम कर रहे हैं। तो देखिए, पूरा सा मामला यही है कि अभी यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्री अलाउ कर रहे हैं, कुछ कंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ग्रुप, उसके अंदर जो है पूरी कंट्री में सहमति नहीं बन पा रही है। जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, है ना, ये तो मुस्लिम रेफ्यूजीज को डायरेक्ट ही एकदम से रिजेक्ट पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि देखिए, हम लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो रेफ्यूजीज टर्की में रह रहे हैं, लेबनान में, लीबिया में, टूनिशिया वगैरह में रह रहे हैं, हम उनको फाइनेंशियली हेल्प जरूर करेंगे। मतलब आप हमारे यहाँ पे मत आइए, आप टर्की जाइए, लेबनान जाइए, जॉर्डन जाइए, आप हम लोगों आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कहना है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है। उसके अलावा एक्सप्लेन्ड सेक्शन में जो हाउ टू रीड जीडीपी डेटा, जो नया जीडीपी डेटा आया है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। अगर आप पास समय है और आपको इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ने में जो ठीक ठाक लगता है, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरह के आपको एक इक्वेशन मिलेगी, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सी का मतलब होता है कंजप्शन, जो हम जैसे लोग, आपके जैसे लोग कंज्यूम करते हैं। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इन सभी को मिला के बनता है दोस्तों हमारा जीडीपी। तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो इन सभी फैक्टर में जो है फोकस होता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट। देखिए, एक्सपोर्ट तो इंडिया का वैसे ही कम हो गया, कंजप्शन हम लोग वैसे ही कम कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट वाले मुद्दे पे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर तो थोड़ा पॉजिटिव साइन देखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट काफी कम है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी दोस्तों कम नजर आ रही है क्योंकि बहुत कम सरकार ने जो है प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे लिए हैं। एनीवेज, आप इसको पढ़ सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा आपके लिए, लेकिन ठीक है, आप कोशिश कर सकते हो पढ़ने की। लेकिन अगर आपके इकोनॉमिक टर्म्स क्लियर नहीं है तो मैं तो बोलूंगा आप उसको अवॉइड ही करिए।
अगला जो आर्टिकल है वो है भारत सीरीज को लेके, भारत सीरीज ऑफ ऑल इंडिया व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स। देखिए पूरा आपको क्रक्स बता देता हूं। अब तक क्या होता था कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है, आपके पास कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, अगर आप उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाते हो तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है। जैसे मतलब आप बिहार से अगर आप पंजाब के अंदर जा रहे हो व्हीकल को लेके, तो आपको पंजाब के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी। तो ये अभी तक यहाँ पे एक प्रोसीजर था। और क्योंकि बिहार में आपने वो व्हीकल लिया है तो बिहार में 15 साल के लिए आपको एडवांस में रोड टैक्स देना पड़ता था, जिसे कह जाते हैं रोड टैक्स, एक साथ देना पड़ता था। तो पंजाब में जब लोग आते थे व्हीकल को रजिस्टर करवाते थे तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क उनको करना पड़ता था, और ये 15 साल वाला जो टैक्स है वो पंजाब के अंदर ट्रांसफर होता था, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर यहाँ पे है। और बहुत सारे लोग इससे परेशान थे, जिसकी वजह से कई बार बहुत बार ब्राइब लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है, वो समस्या यहाँ भी थी। लेकिन सरकार ने कहा कि ये सारा सिस्टम बेकार है। अभी सरकार ने नई सीरीज के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। अगर आपको अपना व्हीकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है, आप सारा प्रोसीजर ऑनलाइन कर सकते हो। आपको ऑफिस विजिट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो रोड टैक्स है वो 15 साल में एडवांस में देने की बजाय आप 2-2 साल करके दीजिए। ठीक है, 2 साल, उसके बाद 2 साल, उसके बाद 2 साल, तो ये थोड़ा इजी रहेगा। जैसे अगर आप बिहार से पंजाब में गए हो तो 2 साल का रोड टैक्स आप बिहार में दीजिए, अगले 2 साल का आप पंजाब में जाकर इजीली दे सकते हो। पेपर वर्क भी यहाँ पे कोई नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पे कर दिया गया है। और ये किसको दिया गया है? जनरली जो गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉइज हैं, जो सेंटर और स्टेट में हैं, जिनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रेगुलरली जाना पड़ता है, उनके लिए ये स्कीम है। प्राइवेट वाले लोग भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपका मेरा प्राइवेट व्हीकल है, उनके लिए उसको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा और कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद वो सब ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मामला है। तो फ्यूचर में अगर आपको नया व्हीकल खरीदते हो तो आप एक नया नंबर इशू किया जाएगा जो 21BH से स्टार्ट होगा। खैर ये कोई खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो अभी कहने मतलब यह है कि डिजिटल इंडिया का साफ साफ इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। सरकार किस तरह से डिजिटल मीडियम का यूज करके जो इंटरमीडियरीज थे, जिनकी वजह से ब्राइब और करप्शन होता है, उनको दूर करती जा रही है और अल्टीमेटली कंज्यूमर को इससे बेनिफिट मिलता है ना। वो बुरी बात है। अगली है लोन गारंटी स्कीम, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, टू मेक हेल्थ केयर इंफ्रा थर्ड वेव रेडी। अभी तो थर्ड वेव आई नहीं है इंडिया में, लेकिन उसको रेडी करने की तैयारी पहले से ही चल रही है। ऐसे सेक्टर जो कोविड की वजह से इंपैक्ट हुए थे, उनको सरकार ने 50 लाख करोड़ का लोन गारंटी स्कीम योजना जो है इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश है। सरकार चाहती है कि जो छोटी सिटीज हैं, जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज हैं, वहां पे भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आए, वहां के जो नर्सिस हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, हॉस्पिटल्स वगैरह प्रॉपर बनाए जाएं, उनके लिए ये चीज यहाँ पे की गई है। तो 50,000 करोड़ रुपए का लोन उन सेक्टर को दिया जाएगा जो कोविड की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट हुए हैं, बेसिकली हेल्थ सेक्टर में, है ना। क्योंकि देखिए बड़े बड़े सिटीज में तो फिर भी सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो छोटी सिटीज होती हैं दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं होती हैं। उनको या तो बड़ी सिटीज में आना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। तो यही था आज का पूरा न्यूज़पेपर। और अगर मैं इंग्लिश वोकैब की बात करूं तो इंग्लिश वोकैब के लिए अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं थोड़ी देर में। तो उसमें हम लोग 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन से, तो आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देखें। तो यही है आज का हमारा पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके और इससे हम लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।